Theory of Clash of Civilization by Samuel P. Huntington. इस theory को समझने से पहले we need to know that what was the reason why Samuel came with this theory. What was the need for this theory? So for that we need to understand, we need to know about the Cold War and what was the world after the Cold War. See, दुनिया में Cold War 60 से 70 साल तक चली थी between the USA and the USSR. And this Cold War was on the basis of ideologies, different ideologies. That was communism versus capitalism, liberal democracy versus Marxism. ये थ्योरी के आइडियोलॉजीज के हिसाब से दुनिया में 60 से 70 साल तक कोल्ड वार चली, लेकिन ये कोल्ड वार it ended peacefully in the early 90s, and no theory in the international relations predicted a peaceful end of this Cold War. बट वो वार जब खत्म हो गई उसके बाद दुनिया में एक सवाल आया कि अब जो स्कॉलर्स के सामने एक सवाल आया कि अब दुनिया में व्हाट विल बी द वर्ल्ड आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वार. सो दे केम विद डिफरेंट थ्योरीज, और उन थ्योरीज को हमने दो पर्सपेक्टिव में डिवाइड किया है, लिबरल पर्सपेक्टिव एंड रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव. जो लिबरल पर्सपेक्टिव है वो ये कहता है दैट उसमें जो भी स्कॉलर्स ने बात की वो आज़ादी पसंद थे. दे हैड optimistic approach. They said that the world will become more peaceful after the Cold War. Now the world will be more interdependent and interconnected with each other. There will be more spread of democracy within the world and more globalization within the world. Eventually people will close together in economic, political and cultural terms. और उसमें जो फेमस स्कॉलर हैं वो फ्रांसिस फुकुयामा थे, और उनकी किताब एंड ऑफ हिस्ट्री जो कि बहुत मशहूर है, उन्होंने यही लिबरल पर्सपेक्टिव सामने रखा था कि पोस्ट कोल्ड वार वर्ल्ड कैसी होगी. उसके बाद पोस्ट कोल्ड वार वर्ल्ड के लिए एक और पर्सपेक्टिव आता है, वो है रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव. और उसमें उन्होंने बात की थी कि दुनिया में अब अमन नहीं, बल्कि जो कोल्ड वार के बाद के दौरान अमन था, अब दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लेशेस बढ़ेंगे. Why? Because according to them, the world was bipolar during the Cold War. It was divided into two sides, and there was a power balance between the two sides. Hence, there was no clash, right? लेकिन अब जैसे कि वो bipolar से टूट के अब वर्ल्ड मल्टीपोलर बन गई है. There is emerging of different powers in the world, and this will cause clashes between these different emerging powers. So कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लेशेस के चांसेस अब दुनिया में बढ़ गए. ये था रियलिस्ट पर्सपेक्टिव, और उसमें बहुत सारे स्कॉलर्स और उनकी किताबें हैं. जॉन मर्शिमर की किताब बैक टू फ्यूचर एंड द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, रॉबर्ट डी कप्लान की किताब द कमिंग ऑफ एनार्की, ठीक है. और उसके बाद सैमुअल पी हंटिंगटन की किताब द क्लेश ऑफ द थ्योरी ऑफ क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन. फर्स्ट ही पब्लिश्ड एन आर्टिकल इन फॉरेन अफेयर्स इन 1993 विद द नेम थ्योरी ऑफ क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन. उसके बाद उसने इसी टाइटल के साथ 3 साल बाद किताब रखी जिसका नाम उसने यही रखा, थ्योरी ऑफ क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन एंड वर्ल्ड ऑर्डर्स. उस किताब में पहले तो सैमुअल कहता है कि सिविलाइजेशन क्या है. वो कहता है सिविलाइजेशन 3 चीज़ों की बुनियाद पे है. वो 3 चीज़ें हैं, कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेज, ठीक है. और इन्हीं 3 बुनियाद पे इंसान जो है ना वो अपनी सिविलाइजेशन पे इसके साथ बहुत ही ज़्यादा डीपली रूटेड है, एंड मैन इज़ वेरी कनेक्टेड विद सिविलाइजेशन. फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी खत्ते में हो, वो अपनी सिविलाइजेशन के साथ बहुत ही जुड़ा हुआ है अभी. और उसकी बुनियाद पर उसने दुनिया को 9 सिविलाइजेशन में डिवाइड किया, और उसने कहा कि जो सिविलाइजेशन सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करेंगे आपस में, उनके दरमियान क्लेशेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, right? So according to him, the world has 9 civilization, and what are these civilization? The West civilization जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आते हैं, ठीक है. और उसने बोला कि हर सिविलाइजेशन का एक कोर स्टेट होगा, पावरफुल कोर स्टेट होगा जो उसको रिप्रेजेंट करेगा. वो प्रोबेबली उसके पास न्यूक्लियर वेपन भी होगा, पजेस करेगा. और तो वही जो कोर स्टेट है उसने वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए बोला कि यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप अब मतलब बोल रहे हैं, ठीक है. उसमें जो कोर स्टेट आप बोल रहे हैं तो फ्रांस और जर्मनी, इसके अलावा यूएसए और यूके. सिमिलरली उसने बोला कि ऑर्थोडॉक्स सिविलाइजेशन जिसमें हमारे सोवियत यूनियन दैट इज रशिया, और कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी दैट इज CST, और इसको कोर स्टेट ऑफ रशिया को कहेंगे.
उसके बाद इस्लामिक सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, जापानीज सिविलाइजेशन, चाइना एज फॉर द कोर स्टेट फॉर द चाइनीज एंड द जापान फॉर द जापानीज। देन ही सेड द बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन, जिसमें हमारे 10 आसियान के कंट्रीज आते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट इंडोनेशिया और मलेशिया जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, और फिलिपाइंस जहाँ पे क्रिश्चियंस हैं। उसके अलावा जो भी आसियान के कंट्रीज हैं जैसे कि म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, कोलंबिया हो गया, तो वो सारे बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन में आते हैं, ठीक है। अफ्रीकन सिविलाइजेशन एंड देन लैटिन अमेरिकन सिविलाइजेशन एंड लास्ट 9th इज द हिंदू सिविलाइजेशन, जिसका कोर स्टेट इंडिया है। और उसने बोला, अब आप नोट करें कि जो इस्लामिक सिविलाइजेशन, लैटिन अमेरिकन और अफ्रीकन सिविलाइजेशन, उसका उसने बोला कि कोई भी कोर स्टेट अभी तक नहीं है, ठीक है। दो उसने बोला कि तुर्की और सऊदी अरब इस्लामिक सिविलाइजेशन के लिए बोला कि वो दो कैंडिडेट्स हैं, लेकिन ही प्रिफर्ड तुर्की ओवर सऊदी अरब बिकॉज तुर्की was more advanced in terms of science and technology. Turkey is, and Turkey has no. Saudi Arab has issues, conflicts between the Shias and Sunnis, and Turkey has less such issues. ठीक है, लेकिन फिर उसने एक कॉन्स्टेंट बताई कि तुर्की के जो है ना वहाँ पे इस्लामिक लॉज नहीं है, सेक्युलरिज्म है। तो उसने बोला जब इस्लामिक लॉज आ जाएं तो ये कॉन्स्टेंट उनका खत्म हो जाएगा। उसके अलावा तुर्की के अच्छे स्टेबल रिलेशन हैं विद इन द इस्लामिक वर्ल्ड, ठीक है, इवन विद सऊदी अरेबिया। लेकिन सऊदी अरेबिया की अगर आप बात लें तो उसके हिस्ट्री में वॉर्स हैं, उसके यमन के साथ, सीरिया के साथ, ईरान के साथ भी उसकी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है। और तुर्की स्पीक्स फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड टू। उसने म्यांमार के रोहिंग्या के जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए बोला यूएन में। उसके अलावा वो इंडिया के सामने भी चुप नहीं रहता है, वो बोलता है कश्मीर के बारे में, उसने बहुत बार बोला है। तो it shows that Turkey has a potential as a candidate to be the core powerful state for the Islamic civilization, right? अब हम बात करते हैं कि उसने सैमुअल ने अब ये बोला कि अब देयर इज अ क्लैश ऑफ द हाई लाइकलीहुड ऑफ क्लैश बिटवीन द सिविलाइजेशन। तो वो कौन सी है जिनमें सबसे ज्यादा चांस है क्लैश का? तो उसने बोला वो है वेस्टर्न और चाइनीज, ठीक है, बिकॉज ही सेड दैट चाइना विल इमर्ज एज अ बिग पावर, इट विल लीड टू द क्लैश। उसके बाद उसने बोला वेस्टर्न एंड ऑर्थोडॉक्स सिविलाइजेशन। अब यूक्रेन देख लें, इट इज द बिगेस्ट एग्जांपल about the prediction of Simuel theory, because Ukraine, ongoing war in the Ukraine, it shows that it reflects the clash of the civilization between the West and the Orthodox, right? Next is the Hindu and Islamic civilization. Kashmir is the biggest example of that, Kashmir dispute. And then we have the Western and Islamic civilization. Palestine is the example of that, right? तो अगर देखें ना फलस्तीन और कश्मीर को क्यों आज़ादी नहीं मिली, लेकिन ऐसे बहुत से ऐसे खिते हैं जिनको आज़ादी मिली, जैसे कि साउथ सूडान की एग्जांपल ले लें, तो वो उनको क्यों दी? क्योंकि वेस्ट ने उनको इंडिपेंडेंस दी बिकॉज दे हैड द सेम सिविलाइजेशन एज दैट ऑफ वेस्ट, दैट इज क्रिश्चियनिटी। सो इट शोज दैट सिविलाइजेशन डू डज प्ले अ वाइटल रोल। और यही बात कि सैमुअल की किस तरह से उसकी थ्योरी को यूनिक, देखिए जो रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव था उसमें तो बहुत से और भी स्कॉलर्स के मैंने आपको नाम बताए, उनकी किताबें बताई, फिर सैमुअल की ही इतनी पॉपुलर क्यों है? क्योंकि उसने उसकी जो अप्रोच थी ना वो यूनिक थी, और उसकी जो थ्योरीज है वो काफ़ी लॉजिकल साबित हुई, क्योंकि उनकी प्रिडिक्शन भी काफ़ी हद तक दुनिया में सही नज़र आ रही हैं। और ये सारी मैं जिनकी बात की उसने क्लेशेस जिनके दरमियान ज़्यादा होने के चांसेस हैं, वो वाकई में उनके दरमियान क्लेशेस ज़्यादा होते हैं, राइट। उसके बाद उसने बात की कि किन सिविलाइजेशंस में देयर इज लेस लाइकलीहुड ऑफ क्लेशेस। सो वेस्टर्न एंड हिंदूज, एज इंडिया इज द स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ यूएसए, greatest example, all right. Then Islamic and African or Islamic with Latin Americans, there is less likelihood of any clash between them. Then we will say that, अब हम बात करते हैं कि उसने ये बोला कि जो सिविलाइजेशंस हैं उनका आपस में देयर इज नो चांस ऑफ मर्जिंग ऑफ डिफरेंट और वेरियस सिविलाइजेशंस, क्योंकि जैसे कि मैंने बात की मैन इज डीपली रूटेड विद हिज सिविलाइजेशन। तो ये कोई मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान में अगर मिसाल तो कोई बंदा बैठ के केएफसी या मैकडोनल्ड्स में खाना खा के आया है, या फिर कोई बंदा जीन्स पहन रहा है, तो क्या ये शो करेगा कि अब वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का पार्ट बन गया? नो, राइट। he talked about modernization versus westernization, कि आप उसको वेस्टर्नाइजेशन नहीं कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का पार्ट बन गया है, राइट। इट शोज दैट द मैन वो अपना
फिर भी अगर मुस्लिम है तो वो फिर भी पोर्क नहीं खाएगा, वो कभी भी, भले वो केएफसी मैकडोनल्ड्स खाए, वो फिर अगर वो कैसे नमाज पढ़ेगा तो वो जो भी उसकी इस्लामिक सिविलाइजेशन इज स्टिल डीपली रूटेड इन विद इन हिमसेल्फ, राइट। और फिर उसने एग्जांपल्स अगर हम ले लें दुनिया में, तो बोस्निया में 18 अप्रैल 1994 में वहाँ पे लोगों ने रैली निकाली थी उसके कैपिटल में, सऊदी अरेबिया और तुर्की के झंडे उठा के। आप सोचे बोस्निया में बैठ के आप किसी और मुल्क के, तो क्यों? क्योंकि बोस्निया सऊदी अरेबिया बिकॉज फॉर द लिंकेज विद मक्का एंड मदीना, एंड तुर्की बिकॉज इट वाज अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, बोस्निया वाज पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, उस वजह से। तो ये शो करता है कि रूट शो कर रहा है सिविलाइजेशन का लोगों के ऊपर, भले कि वो किसी भी खत्ते में हो। सिमिलरली 16 अक्टूबर 1994 में मैक्सिकन 70,000 मैक्सिकन्स दे मार्च्ड beneath the sea of Mexican flags within in the USA, that there was a Los Angeles stop, USA में बैठ के मैक्सिकन्स ने मैक्सिकन फ्लैग्स उठा के मार्च की, वो भी अगेंस्ट यूएसए। द प्रोटेस्ट वाज अगेंस्ट द लॉ बाय यूएसए फॉर इलीगल इमिग्रेंट्स। तो ये शो करता है दैट देयर इज नो चांस ऑफ मर्जर ऑफ वेरियस सिविलाइजेशन, ठीक है। अब उसने बात की कि क्लेशेस क्यों होते हैं सिविलाइजेशन पे। अब वो भी क्यों? तो वो तब होते हैं जब आप इम्पोजिशन करते हैं। वो क्या होता है, जैसे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के हिसाब से उसने बात की कि दे ट्राई टू इम्पोज देयर सिविलाइजेशन ऑन द अदर सिविलाइजेशन एंड दैट रिजल्ट इन conflicts, because since west are more technologically advanced they want to impose their ideologies, right? तो सैमुअल ने कहा कि you may take pride in your civilization, you may distinguish it as unique, but don't try to make it universal. आप अपनी सिविलाइजेशन को यूनिक माने, उसको सबसे अच्छा माने, जो भी करे, लेकिन उसको दूसरों के ऊपर यूनिवर्सल बनाने की कोशिश मत करें, बिकॉज दैट विल कॉज कॉन्फ्लिक्ट। आप एग्जाम्पल ले लें, नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान में गई, ठीक है। तो इस अफगानिस्तान में वो किस लिए गई? क्या था? यही था ना कि अपनी सिविलाइजेशन इम्पोज करना चाहते थे, पर रिजल्ट क्या आया? ह्यूमिलिएटिंग डिफीट। The NATO forces were withdrawn from Afghanistan, and not just that, they had to negotiate with the antagonists, that were the Taliban. And the Taliban were the people who had opposite values, completely opposite culture, language, everything was opposite, but still the NATO forces had to negotiate with that. तो ये क्यों हुआ? जब आप दूसरे के ऊपर इम्पोजिशन की तरफ जब आएंगे ना, तो फिर यही नतीजे आएंगे। सिमिलरली रिलीजन के लिए भी उसने यही बोला कि one has a right to practice their religion, one has a right to preach their religion. और कोई इंसान को कोई और रिलीजन को वो सही समझता है तो उसका राइट है कि वो उस रिलीजन को फॉलो करे, लेकिन you don't have the right to impose your religion on the other people, because that will cause war and conflict and clashes. तो ये उसने रीजंस भी दी और उसके लिए उसने बताया कि क्या फैक्टर्स हैं, क्या फीचर्स हैं जिनकी बुनियाद पे ये क्लेशेस होते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि हमने ये, हाँ, अब उसने बात की कि कल्चरल वॉर और सिविलाइजेशनल वॉर में भी डिफरेंस है। जैसे कि हुतू और तुत्सी दो एथनिक ग्रुप थे अफ्रीका के, राइट। उनके दरमियान बहुत क्लेश हो गया। तो उनके दरमियान जो क्लेश हो गया वो दो एथनिक ग्रुप्स में हुआ, उन्होंने आपस में 1994 में। लेकिन क्या उसकी वजह से अफ्रीका के दूसरे कंट्रीज, अल्जीरियन हो गया, नाइजीरियंस हो गए, उन्होंने किसी एक ट्राइब हुत्सू या तुत्सी के साथ लिंक किया या उसको सपोर्ट की? नहीं, क्योंकि वो इट वाज कल्चरल, बिकॉज दे हैड द सेम सिविलाइजेशन स्टिल, राइट। So that shows that if it would have been a civilizational war, then all the Nigerians or Algerians would have supported, right? सिमिलरली श्रीलंका में भी इस वक्त जो है ना तमिल टाइगर्स जो हिंदू हैं और श्रीलंकन सोमालीज जो बुद्धिस्ट हैं उनके दरमियान है वॉर, ठीक है। और अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अगर पाकिस्तान के हिसाब से तो मैं बोलूँ कि वहाँ पे सिविलाइजेशनल का फैक्टर अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान इस वक्त, अगर मैं रीसेंट एग्जांपल लूँ तो उसको रशिया से एक सस्ता ऑयल और वीट मिल रहा था, गंदम, राइट। लेकिन फिर यूएसए स्टॉप्ड एंड वार्न पाकिस्तान, बिकॉज व्हाई? बिकॉज ऑफ द क्लैश बिटवीन द वेस्टर्न एंड द ऑर्थोडॉक्स सिविलाइजेशन, राइट। एज आई गेव द एग्जाम्पल ऑफ यूक्रेन आल्सो। उसके अलावा आप देख लें, ये सारी क्या है? ये सारी सिविलाइजेशनल डायनामिक्स हैं। Next I will talk a more critical analysis of this, of a more different point of view, and that is that
the economic and the politico-economic expense or the relationship of a country accordance with the economy. क्या मतलब? देखो, बात ये है that the national economic, he said, the word, if we take a glance, we can see that the national economic and political factors are supreme and the driving factors for establishment of relationship instead of cultural or civilizational factors. कि आपकी जो दो कंट्रीज की रिलेशनशिप अगर वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वो सुप्रीम मानी गई है एज कंपेयर टू, भले उनकी सिविलाइजेशन डिफरेंट हो, उनका कल्चर डिफरेंट हो, तो ये जो है ना, ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे सैमुअल की थ्योरी ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से। तो ये हम अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस में ले जाएं तो हम ये बात कर सकते हैं। वो कैसे हम प्रूफ करेंगे उसको एग्जाम्पल से, जैसे सैमुअल की प्रूफ की। तो देखिए, ओआईसी की मैं एग्जाम्पल ले लूँ, ठीक है। OIC was made for Muslims and Palestine was the issue and Kashmir is one of them. But still OIC has good relations with India because of the economic relationship, right? Similarly, आप चाइना की बात ले लें, चाइना ने BRI बनाया तो यूरोप इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट BRI, पोलैंड, स्पेन, इटली, ये सारे कंट्रीज पार्ट हैं। तो यूरोप इज पार्ट ऑफ द वेस्ट सिविलाइजेशन बट स्टिल इट इज हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद चाइना। Why? Because of the politico-economic relationship. These factors are the supreme factors now. Even the USA itself is the biggest importer from China. Though there is this USA-China trade war ongoing still, but still USA is the biggest importer from China. So civilization कहाँ गई फिर, right? आप हम हिस्ट्री की बात ले लें, ठीक है, हम पाकिस्तान की पहले बात ले लूँ मैं, ठीक है। तो ईस्ट पाकिस्तान हम वेस्ट से डिवाइड क्यों हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन और ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर? नो, आंसर इज नो। सेम था रिलीजन, सेम सिविलाइजेशन, सब सेम था, तो व्हाई डिवाइड, व्हाई देयर वाज क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट? बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ राइट्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन, जो उनको लगा कि हम हमारे हुकूक नहीं है, हमें इलेक्शन में पॉलिटिको इकोनॉमिक सिनेरियो, सो दीज वर द रिजल्ट, राइट? और अगर हम हिस्ट्री उठा लें सब कॉन्टिनेंट की, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसके साथ फिर सब कॉन्टिनेंट में फिर हमने वार की, तो वो क्यों किया हमने उसके साथ? इट वाज ना, हमने वार की ईस्ट इंडिया कंपनी से इसलिए नहीं कि उनका हमारा हमसे रिलीजन अलग था, हमने इसलिए की बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, राइट? ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से सब कॉन्टिनेंट से कॉटन उठा के वहां पे मैनचेस्टर में उसके कपड़े की मिल्स बनती थी। सिमिलरली ना ही जस्ट ये, बल्कि उसके आप यूएसए और यूरोप की हिस्ट्री उठा ले तो यही ईस्ट इंडिया कंपनी, बोस्टन टी पार्टी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोई भी टैक्स नहीं लगता था उनके जहाज़ों पर, जो टी के लिए। तो यही बात पे अमेरिका ने फिर उनसे जंग की और फिर 3 साल में अमेरिका आज़ाद हो गया। 1773 से जंग की, 1776 में अमेरिका आज़ाद हो गया। अब देखें यूएसए कहाँ है, राइट? सो जब भी आप किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक exploitations करेंगे तो it will result in war, and then it will not matter that what civilization you have, what language, what culture, everything doesn't matter. So the economic factors came on supreme, right? They became the driving force. So ये हमने बात की जो एक critical analysis के बुनियाद पे थ्योरी के हिसाब से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था, और उसके अलावा सैमुअल की भी थ्योरी को हमने, जिसकी जो प्रिडिक्शन थी वो दुनिया में किस तरह से सही साबित होती हैं, उसको एग्जांपल्स के साथ किया, उसकी रीजनिंग क्या थी, क्या किस बुनियाद पे ये थ्योरी आई, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। एंड आई होप कि काफ़ी हद तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे।